तो रोटेशन में क्या होता है आपका कि जो आपका कुछ ऑब्जेक्ट्स है, कुछ वो ऑब्जेक्ट्स को आप रोटेट कर रहे हो। रोटेट किस फॉर्म में होता है? वो एंगल फॉर्म में होता है। हमेशा ऑब्जेक्ट्स का जो रोटेशन होता है वो एंगल्स में ही होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा से रोटेशन के बारे में पढ़ते आए हैं कि अगर एक ये ऑब्जेक्ट्स अगर 90 डिग्री से हम कुछ देख रहे हैं, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट्स है, ये एक कोई सर्किल है, कुछ ऑब्जेक्ट्स है और यहाँ पे मेरा आइज है, आइज से हम देख रहे हैं तो इसकी जो जो एंगल बन रही है मान लो कि 45 एग्जाम्पल, और हम चाह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को ये इस जगह से यहाँ पे मूव करना। तो यहाँ पे जब हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो इसका कुछ यहाँ पे एंगल और बनेगा, तो ये एंगल के साथ ये 45 के साथ ये इंक्रीज होगा, तो हो सकता है कि ये 60 हो जाए, 60 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यूज होगी, अब हम इमेजिन कर रहे हैं, इसकी जो वैल्यूज होगी जनरली कॉन्सेप्ट में थीटा मान सकते हो, इसका मान लो पूरा क्या हो जाएगा 5। इस तरीके से आप इसके जो कुछ जो ऑब्जेक्ट्स है उसको रोटेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इन एनी एंगल। और एंगल जो आपका मूव होगा वो दो तरीके से होता है, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो होगा आपका, जैसे कि क्लॉक क्या होता है, जो आपका जो वॉच है एक तरह से ये 1 2 3 जो आपका इस तरह से जो सुई यहाँ पे मूव होता है ये आपका क्लॉक होता है, इसके अपोजिट जो मूव होगा ये एंटी क्लॉक होगा। इस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। और जो यहाँ पर आपका एंगल डिफाइन होता है, तो एंगल डिफाइन करने के लिए आपको कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक ज्योमेट्री को फॉलो करना पड़ता है, जो मैथमेटिक्स में आप लोग 10th क्लास में 12th क्लास में पढ़े होंगे, 10th और या उससे पहले। तो ट्रिगोनोमेट्रिक को इसको फॉलो करने के लिए जो एंगल निकाला जाता है, इस एंगल को निकालने के लिए आपको कभी साइन के फॉर्मेट में निकालना होगा, कभी कॉस के फॉर्मेट में, कभी आपको कॉसेक व्हाटएवर। तो बेसिकली जो यूज होता है आपका साइन एंड कॉस के फॉर्म में यूज होता है। अब आपको एक रियल एग्जांपल्स की बात करें, मान लो कि ये मान लो कि आपका ये अर्थ है, ठीक है, आप मान लो कहीं पे खड़े हुए हो यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो कि ये एक प्लेन है, ये मान लो कि एरोप्लेन है। जब एरोप्लेन जब यहाँ पे फ्लाई करेगा, जब ये टेक ऑफ करेगा, तो टेक ऑफ करने के बाद जैसे कि यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से टेक ऑफ करता है, ये जाता है सीधा सीधा जाता है, इस तरीके से टेक ऑफ करता है। जैसे ये जो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बना हुआ, मान लो 180 डिग्री यहाँ पे मान लो कि ये सरफेस का एंगल बना हुआ। जैसे ही सरफेस से ये टेक ऑफ करेगा ये फ्लाइट, तो कुछ एंगल जनरेट करेगा। मान लो यहाँ से ये सटा हुआ है, जैसे यहाँ से टेक ऑफ करेगा कुछ एंगल जनरेट करेगा, फिर उसके बाद ये मूव होते होते यहाँ पे फिर इस तरीके से ले लेगा, यहाँ से जाने के बाद फिर इस तरीके से इस तरफ जाना है मान लो। तो इसके लिए कितना सारा यहाँ पे अगर सरफेस है तो कभी इस तरीके से एंगल बनाएगा, कभी छोटा सा एंगल, क्या कम एंगल होगा, ज़्यादा मूव करेगा, फिर इस तरीके से मान लो कि ये रोटेट होके फिर दूसरे साइड से यहाँ पे मूव करेगा, फिर किस तरीके से एंगल यहाँ डिजाइन करेगा। तो इस एंगल को चेक करने के लिए, ताकि जो एविएशन पे जो काम होता रहता है इसका चेक होता है कि जो फ्लाइट का जो आपका डायरेक्शन हो एरोप्लेन का वो चेंज ना हो, क्योंकि एक भी आपका अगर कुछ फ्रैक्शन ऑफ एंगल्स भी डाइवर्ट हो जाता है तो वो उसका जो प्लेसेस होता है वो चेंज होता है, क्योंकि वहाँ पे रोड तो बना हुआ नहीं है कि रोड के थ्रू वो फॉलो कर लेगा कहीं चला जाएगा, क्योंकि वो जो डायरेक्शन होता है वो नेविगेशन को फॉलो करता है, और नेविगेशन जो होता है वो एंगल पे डिपेंड होता है कि किस एंगल से मूव करेंगे, कितने डिग्री एंगल से हम फ्लाइट को टर्न करेंगे कि वो हमारा एक सही डायरेक्शन में सही प्लेसेस पे वो हमारा मूव होगा। अदरवाइज क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि वो कभी भी डिस्प्लेस, मतलब कि वो कहीं भी उसी एनवायरनमेंट में खो रह सकता है। तो इस चीज़ को फॉलो करने के लिए हमारे एविएशन के जो भी टेक्निक्स हैं, इस तरीके के टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, और हमेशा टेक्निक्स को फॉलो करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जो एंगल होता है मान लो कि 45 डिग्री, तो 45 डिग्री तो है, लेकिन किस टाइप का 45 डिग्री, 60 डिग्री, कौन से टाइप का 60 डिग्री होगा, ये किस साइड मूव हो रहा, किस साइड वो ड्रॉप हो रहा, किस से वो अगर लैंड कर रहा अब या टेकअप कर रहा, तो ये कौन सी डिग्री को फॉलो करेगा। डिग्री तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा डिग्री ये टेकअप कर रहा है, लेकिन कभी वो साइन हो सकता है, कभी कॉस हो सकता है, उसके अपोजिट हो सकता है, कॉसेक हो सकता है। तो इस चीज को मेजर करने के लिए आपको कई सारे ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मेट को यूज करना पड़ता है, इसको फॉलो करना पड़ता है। तो सेम कंडीशन है आपका, जब आप इसको ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो होगा कुछ एक्स एंड वाई डायरेक्शन के साथ होगा और उसका कुछ पॉइंट्स होगा, और जब उसको मूव करेंगे तो वो हमेशा कुछ ना कुछ वेरी करेगा, एक्स डैश वाई डैश, और एक्स डैश वाई डैश को मूव करेंगे तो एक्स डबल डैश वाई डैश या x2 y2, x2 y2 को फिर मूव करेंगे तो x3 y3। इस तरीके से आपका डायरेक्शन चेंज होगा विद इन द रोटेशन। एंड
अगर यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे एग्जांपल्स है, हम इसको भी देखेंगे। फर्स्ट, इट इज अ प्रोसेस चेंजिंग द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी ऑलरेडी सेड, एंड ये यूज होता है आपका रोटेशन जो होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और जो वो रोटेशन के लिए क्या करता है, एक एंगल स्पेसिफाई करता है और उस एंगल के लिए उसके साथ एक रोटेशन पॉइंट होता है। जैसे कि आपका एक ये डायरेक्शन है, इसका एक पॉइंट है, इसको अगर एक ऑब्जेक्ट से यहाँ मूव करना है इस तरीके से यहाँ तक, तो इसका कुछ पॉइंट्स है P और इसके साथ कुछ यहाँ पे इसकी वैल्यूज है, मान लो 2, इसको मूव होने के बाद यहाँ पे 2 हो गया। इस तरीके से कुछ चेंजेस में इसके डिफरेंसेस आते रहते हैं। तो रोटेशन पॉइंट कैन आल्सो कॉल द पाइवोट पॉइंट या पिवोट, पाइवोट ऑफ व्हाटएवर यू सेड अबाउट, रोटेशन पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड द पिवोट पॉइंट। तो रोटेशन क्या है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक बताया हुआ है, इसमें अपने ऑब्जेक्ट्स को एक पर्टिकुलर एंगल थीटा, जो आपका ये थीटा है, थीटा से रोटेट करते हैं फ्रॉम दी ओरिजिन। ओरिजिन क्या है आपका यहाँ पे फाई है, और जो आपका रोटेट होकर कहाँ जाएगा, थीटा। मतलब एक एंगल डिफाइन कर दिए आपका, ये कुछ एंगल थीटा 5, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर यूज। आप किस तरीके से एंगल को डिफाइन करें, क्योंकि इसको यूज करने के लिए एक फॉर्मूला रहता है, तो फॉर्मूला पे बेस करके हम लोग उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ये किस एंगल तक में परफॉर्म कर रहा है, कितना एंगल मूव हुआ। तो यहाँ पर आपका एक एग्जांपल है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट यहाँ पे डायग्राम देखिए, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और इसका ओरिजिन जो है यहाँ पे 0 0 है, इसका ये स्टार्टिंग होगा 5 एंड थीटा, और इसका जो ये जो आपका एरिया है आपका, ये मान लीजिए एक रेडियस है, और पी ऑफ एक्स वाई आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट था जो ओरिजिन के साथ ये थीटा बना रहा था। उसके बाद ये मूव होकर के पी डैश वाई डैश, पी एक्स डैश वाई डैश के रूप में यूज कर सकता है। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। एंड और जो ये आपका डायग्राम मतलब कोई जो इक्वेशन जनरेट करेगा एक्स एक्सिस पे, जो ये जनरेट करेगा, तो आर कॉस थीटा, इसके साथ जो ये कुछ साइज है ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज हो रहा सिर्फ एंगल इसका। तो एक्स एक्सिस पे क्या करेगा, ये एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे जो हमेशा ये मूव होगा आर साइन थीटा, इसको हम लोग लेके चलेंगे, इसको एज्यूम करते हैं इस तरीके से। तो ये जब मूव होगा यहाँ पे एक्स डैश, जैसे कि हम उस टाइम पढ़ रहे थे, एक्स डैश कैसे क्या होता है ट्रांसलेशन में, एक्स प्लस टी हो जाता है कुछ, और इसी के साथ अगर पी डैश को हम लोग फॉलो किए तो जो पी डैश के अंदर पी प्लस जो इसका अंदर टी ऑफ टी एक्स वाई होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो एक्स डैश को हम लोग यूज करेंगे, तो एक्स डैश क्या है यहाँ पे, आर कॉस थीटा, यहाँ पर आर कॉस फाई है क्योंकि ये फर्स्ट एंगल था इसका। लेकिन जब हम लोग इसको मूव करेंगे एक्स डैश के पास, यहाँ पर एक्स डैश को मूव करने के बाद क्या होगा, आर कॉस, ये थीटा भी आएगा आपका और ये फाई भी आएगा, तो आर कॉस थीटा एंड फाई। अब इसको क्या करेगा, इसको कैलकुलेट कर दो, तो आर के साथ कॉस थीटा एंड कॉस फाई आ जाएगा है। तो उसके बाद माइनस इसका जो फॉर्मूला क्या होता है आप इसको देख सकते हो कि कॉस थीटा प्लस जो मतलब दो, मान लो कि ये 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इस तरीके से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या आ जाता है, तो पहले cos 45 और cos 60 आएगा, इसका cos 45 इसका कुछ वैल्यू होगा एंड cos 60 माइनस sin 45 एंड sin 60, इस तरीके से ये वैल्यूज प्रोड्यूस करेगा। तो cos 45 एंड cos 60 का कुछ वैल्यूज हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर sin 45 एंड sin 60 का कुछ वैल्यूज हो जाएगा। इसके साथ जो आपका वैल्यूज होगा यहाँ पे पुट करने के बाद आप इसका माइनस कर देंगे, इसके साथ आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका एक्स डैश, या मतलब जो भी आप रोटेशन के बाद जो आपका वैल्यूज पुट एक्सेस मतलब आउटपुट आता है वो आपका रोटेशन वैल्यूज या रोटेशन ऑब्जेक्ट का एंगल निकल जाता है। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है, आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो, और कॉस थीटा एंड कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, इसके साथ और कॉस थीटा और कॉस फाई माइनस आर साइन थीटा, क्योंकि आर दोनों के साथ अप्लाइड हो जाएगा। तो फिर इसका जो वैल्यूज आएगा आर इसका आर कॉस थीटा कॉस फाई का वैल्यूज क्या है यहाँ पे, आर कॉस थीटा
या cos फाई, तो यहाँ पे x cos थीटा और y sin थीटा, इस तरीके से आपका वैल्यूज निकल जाएगा। और उसके साथ y डैश की बात करते हैं, तो y डैश पे क्या है आपका यहाँ पे r sin थीटा, तो r sin थीटा इसके साथ सेम एंगल के साथ दोनों थीटा एंड फाई अप्लाई होगा, थीटा एंड फाई, तो r sin थीटा cos थीटा, इसका जो फॉर्मूला है n प्लस cos थीटा sin थीटा, तो इसके साथ दोनों r को मल्टीप्लाई कर देंगे तो r sin थीटा cos थीटा r प्लस r cos थीटा sin थीटा, इसका जो वैल्यूज आ जाएगा sin थीटा cos थीटा का क्या आ जाता है यहाँ पे, sin थीटा यहाँ पे आ गया x के साथ x एक्सिस, एंड जो इसका y के साथ क्या आता है cos थीटा, यहाँ पे इस तरीके से आपका x एंड y एंगल का वैल्यूज निकल जाता है। अब मान लो कि x के साथ आपका यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल गया, तो x की कुछ यहाँ पे वैल्यूज होगी x, और cos थीटा की कुछ यहाँ पे कुछ एंगल होगा, मान लो 45 माइनस y का कुछ वैल्यूज होगा और साइन 45, तो x की वैल्यू मान लो कि यहाँ पे 2 है, 2 of 3, इस तरीके से मान लो कि x की वैल्यूज क्या है यहाँ पे 2 p of x, तो यहाँ पे 2 cos 45 की वैल्यूज क्या होती है, किसी को मालूम है? 1 होता है, 1/2 होता है, 1/2 1/2 होता है सर, 1/√2 होता है, 1/2 इस तरीके से है। मुझे ध्यान नहीं है, मैं 10th में ही पढ़ा, उसके बाद पढ़ा ही नहीं, थोड़ा सा वो मिस हो गया था। साइन 45 का शायद 1 होता है ना? यस यस। ओके, इस तरीके से आपका जो ये वैल्यूज निकलेगा, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका जो वैल्यूज आएगा x डैश में पुट हो जाएगा, फिर उसके बाद y डैश का भी वैल्यूज इस तरीके से आ जाएगा, तो उसके बाद जो आपका p डैश के साथ x डैश एंड y डैश का वैल्यूज निकालेगा, तो जो आपकी वैल्यूज यहाँ पे p ऑफ जो हम यहाँ पे 2 3 ले रहे थे, इसका यहाँ पे चेंज होने के बाद कुछ और p डैश के साथ कुछ वैल्यूज आ जाएगा। समझ में आ रहा? यहाँ पे है, यहाँ पे एक एग्जांपल्स है, वहाँ पे हम देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पे आपका फॉर्मूला इस तरीके से एक जगह पर यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर इससे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में आप देखोगे रोटेशन का, तो यहाँ पे और इज अ रोटेशन मैट्रिक्स, तो यहाँ पे जो आपका cos थीटा sin थीटा, cos थीटा जो इसका जो माइनस साइड में मूव होगा, ये sin थीटा एंड sin थीटा cos थीटा, और x एंड y के साथ इसके साथ मूव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इसका एग्जांपल्स में हम लोग यूज करें, क्या है यहाँ पे पॉइंट 43 क्या है आपका x एंड y है, तो p आपका क्या है यहाँ पे x है, y है, जिसका वैल्यूज है p का 4 और 3, ठीक है। इज रोटेटेड इज काउंटर क्लॉकवाइज, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉक मतलब इस तरीके से मूव होगा, इस साइड से मूव नहीं होगा। डायरेक्शन वाई दी, जो आपका ये एंगल होगा इस साइड मूव होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ इस तरफ जाना है। डायरेक्शन वाई दी एंगल ऑफ 45 डिग्री, जो आपका जो भी फाई कॉस फाई या थीटा आएगा वो 45 होगा, तो हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर लेंगे। एंड फाइंड द रोटेशन मैट्रिक्स आर एंड द रिजल्ट्स ऑफ द पॉइंट। पहले हम लोग अगर रोटेशन ये मैट्रिक्स के फॉर्म में देखें, तो p डैश का x डैश y डैश, r का क्या है यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा और x y का वैल्यूज, तो cos 45 एंड माइनस sin 45 जो यहाँ पे सबके साथ 45 डिग्री के साथ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला है। और 4 और 3 क्या है यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस है, तो cos 45 की वैल्यूज है 1/√2 एंड sin 45 का माइनस के साथ है तो माइनस 1/√2 एंड 1/√2 इस तरीके से 4 और 3 के साथ। इसके साथ जब आप मैट्रिक्स को अप्लाई करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो 4/√2 एंड फिर इसके बाद यहाँ तक जाएंगे तो माइनस 3/√2 एंड 4/√2 प्लस 3/√2, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। और इसके फॉर्मूले में आप पुट करोगे तो क्या होगा, x डैश का x की वैल्यू क्या है 4 और 4 इंटू cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 एंड माइनस y की वैल्यूज क्या है यहाँ पे 3, sin 45 की वैल्यूज भी सेम है 1/√2। इस तरीके से अगर x डैश की वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा 4/√2 माइनस 3/√2। देख रहे हो यहाँ पे सेम आया x डैश की वैल्यू इस तरीके से। उसके बाद हम लोग अगर y का निकालना चाहेंगे y डैश का, x की वैल्यू क्या है 4, sin थीटा मतलब 45 डिग्री हो जाएगा, तो 1/√2 प्लस, और यहाँ पे y क्या है, y है 3, इसके बाद cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे 1/√2 इंटू ऐसे करके।
तो 4/√2 हो जाएगा, इसके साथ प्लस होकर के 3/√2। माइनस के साथ माइनस लिख सकते हैं, प्लस के साथ लिखिए, कोई कंपल्सरी नहीं है। इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी, x डैश की वैल्यू या y डैश की वैल्यू। तो p डैश में क्या आ जाएगा, इसका x डैश क्या आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे जो आपका हो जाएगा p डैश, इस तरीके से आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? और जो आपका जैसे कि x ये 4 और 3 पे था, यहाँ पे 4, मान लो कि ये 45 डिग्री है। हम इतना इमेजिन करते हैं कि दिस इज द आवर 45 डिग्री, जो एक थीटा फॉर्म में, थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन था इस तरीके से क्या था, पहले 4/3। जैसे यहाँ पे मूव होगा, यहाँ पे भी सेम डिग्री यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया 45 इसी के साथ यहीं तक। इसके साथ यहाँ पे जो क्या वैल्यूज आ जाएगा, ये जो वैल्यूज है आपका यहाँ पे पुट हो जाएगा, जो आपके p डैश से रिगार्डिंग रहेगा x डैश एंड y डैश। इस तरीके से आपका यहाँ पे वर्क करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द रोटेशन, हाउ टू रोटेट द डेटा ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब आपको एक एग्जांपल्स के साथ हम लोग अगर देखें, एज ए यूजुअली वी हैव टू यूज द फोन। मान लो कि एक फोटो क्लिक किए, फोटो क्लिक करने के बाद हम उस पर एनिमेट करना चाह रहे हैं, कुछ मतलब कुछ इफेक्ट लाना चाह रहे हैं। तो जब उसको आप क्रॉप करने के बाद कुछ उसमें चेंजेस लाओगे, उसको कभी रोटेट करना रहता है 4 डायरेक्शन में, आप लेफ्ट राइट करते हो या अप एंड डाउन मूव। तो ये जो रोटेशन होता है, वहाँ पर जो आपका प्रोग्राम्स होता है बैकएंड में, जो एंड्रॉयड के फॉर्म में होता है, तो वो चेक करता है कि ये इमेजेस जो रोटेट हो रहा है, वहाँ पे भी एक एंगल डेवलप होता है। एंगल डेवलप होता है, वो डिपेंड करता है कि किस एंगल के साथ डेवलप किया हुआ। कुछ कांस्टेंट होता है। अब जैसे कि आप फ्रीक्वेंटली एक साथ क्लिप रोटेट करोगे, तो वो सिर्फ फिक्स साइज के साथ, कभी वो आपका पोर्ट्रेट में आ जाएगा, कभी लैंडस्केप में आ जाएगा। ऐसा आप लोग कई बार किए होंगे। दूसरा है कि कभी आपको कुछ ग्रिड्स फॉर्म में रहता है, जब आप कभी अपने तरीके से आप जितना चाह रहे रोटेट करना, कभी उसको मूव करना, कभी उसको जूम करके चेक करना कि ये कितने साइज पे रोटेट होगा, इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भी हो या कई सारे ग्राफिक्स में आपका ये यूज़ होता है। ग्राफिक्स का मीनिंग ये होता है आपको कहीं भी जो डिस्प्ले होगा वहाँ पे आपको यूज़ करना हो तो आपका ये वर्क करता है। जैसे कि वो ट्रांसलेशन में भी सेम काम है, आपका रोटेशन में भी सेम काम है। शेप एक होता है स्केल, वो भी एक सेम ही काम रहता है, वो डिपेंड करता है उसके साइज पे इफेक्ट करता है। और एक होता है रिफ्लेक्शन, जो एक मिरर के फॉर्म में होता है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे मूव करें, रोटेशन पॉट आर्बिट्री। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी ऊपर रोटेशन के बारे में देखे, सेम ही है, बस कुछ पॉइंट्स के साथ जैसे वहाँ पे बताया गया एंटी क्लॉक क्लॉक, इस तरह से कुछ उसका स्टेप्स है वो वहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दिस। डेफिनेशन यहाँ पे अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं हम लोग देख सकते हैं कि रोटेट एन ऑब्जेक्ट पॉइंट अबाउट द आर्बिट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसलेट द पॉइंट अबाउट एंड वी वांट टू रोटेट द ओरिजिन। जो भी आपका वैल्यूज होगा, अब यहाँ पे एग्जांपल्स है। जैसे फर्स्ट आपको अगर यहाँ से एक पॉइंट्स दिख रहा है, एक यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो यहाँ पे जो ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ पे आपका जो यहाँ पे देखो पॉइंट्स है, यहाँ से डेटा यहाँ पे मूव करना। फर्स्ट क्या, वी हैव टू ट्रांसलेट, देन वांट टू रोटेट समथिंग। तो यहाँ पे क्या किया, फिर इसको रोटेट करके कुछ एंगल ऑफ जनरेट हुआ। देन द रोटेट पॉइंट ऑब्जेक्ट अबाउट द ओरिजिन एंड एट द एंड, यहाँ जो यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक पहुँचेगा, तो इसका कुछ जो साइज होगा यहाँ पे 0 0 जैसे दिया हुआ है, और इसका साइज मान लो कि कुछ 5 होगा और यहाँ तक जा करके यहाँ पे 3 हो जाएगा इस तरीके से। तो इसका जो एंगल बनेगा यहाँ पे 5 और 3 के साथ ये ट्रांसलेट होगा। उसके बाद एक एंगल के साथ रोटेट होगा, जो एंगल होगा डिपेंड करेगा उसको कितने सारे एंगल को मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में है आपका, जो एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, पॉइंट एक्स एंड वाई है टू बी रोटेटेड, जो आपका रोटेट होगा एंटी क्लॉक वाइज दिस साइड, एंड जो आपका ओरिजिन पॉइंट था यहाँ पे 0 0, उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट होकर के आपका एक्स ऑफ सी के साथ मूव हो गया। और दूसरा इसी के साथ कुछ अटैच एग्जांपल्स हैं। जैसे स्टेप 1 में क्या किए कि जब ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट होने के बाद एक एंगल डिफाइन किया, उसके बाद यहाँ पर आपका इमेज जो आपका ऑब्जेक्ट्स पहुँच गया। तो अब मान लो कि ये एक ओरिजिन है और इसको रोटेट करना है कुछ एंगल्स के साथ यहाँ तक। तो एंगल के साथ रोटेट करने के लिए यहाँ पे आपको दूसरे इमेजेस में आपको बताया गया
कि ये आपका एक एंगल है जो आपका एक्स ऑफ सी के साथ था पहले ऊपर में, एक्स ऑफ सी वाई ऑफ सी, तो इसको रोटेट करके यहाँ पे आपका कुछ चेंजेस कर दिया गया। दैट मीन्स रोटेट ऑफ द एक्स वाई अबाउट द ओरिजिन, जो आपका ओरिजिन था यहाँ पे रोटेट हो गया। दैट मीन्स आर्बिट्री। ऑलरेडी हम लोग ऊपर एग्जाम्पल्स के साथ देखे सेम है, बस यहाँ पे अलग से आपके सिलेबस में था तो यहाँ पे हम ऐड करके बता दिए। सेम यहाँ पे भी है आपका कुछ यहाँ पे थीटा एंगल फाइव एक्सेस करना चाहेगा, कुछ के साथ यहाँ पे अब देखो यहाँ पे अगर ये कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि ये एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले यहाँ पे क्या ट्रांसलेट कर दिया गया, ट्रांसलेट करके यहाँ पे मूव कर दिया गया। तो ये डिपेंड करता है कि आर्बिट्री आपका पहले ट्रांसलेट हो उसके बाद ये रोटेट हो। नेक्स्ट आपका आता है स्केलिंग। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट विद इन 2-3 मिनट्स, हम 2-3 मिनट में इसको डिस्कस करते हैं। ये भी आपका ट्रांसफर ही काम करता है, जो ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह, बस डिफरेंस इतना रहता है कि इसमें साइज में इफेक्ट आता है, इसके साइज को कुछ चेंजेस आ जाना, इसमें ही इसका काम होता है स्केल करना। इट इज़ यूज टू अल्टर और चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप इसके जब इसको ट्रांसफर करते हो, ट्रांसफर करने के बाद इसके जो साइज में कुछ चेंजेस आते हैं उसे ही स्केलिंग कहते हैं, और इस प्रोसेस को स्केलिंग फैक्टर कहा जाता है। इट इज डन बाय द स्केलिंग फैक्टर। देयर आर 2 स्केलिंग फैक्टर्स एग्जांपल्स में, इफ द ओरिजिनल पोजीशन इज एक्स एंड वाई, देन जो उसका डायरेक्शन जो नेक्स्ट पोजीशन जहाँ पे चेंज होगा उसको मान लीजिए आप एस एक्स एंड एस वाई। दैट मीन्स द एस इज द स्केलिंग ऑफ एक्स पोजीशन and the as y is the scaling of y in the y direction of the position। तो स्केलिंग का ये मीनिंग होता है कि सिर्फ आपका जो ये ऑब्जेक्ट्स है, जैसे ये आपको अगर ये मूव करना है तो मूव होने के बाद जब यहाँ तक मूव होगा तो ये इसका साइज में कुछ चेंजेस होगा, चाहे साइज में ये इससे ज़्यादा हो जाए या इसका साइज, जैसे कि आपका ये स्क्वायर ये है, इसका साइज क्या हो जाए तो छोटा हो जाए। ये डिपेंड करेगा आप इस पे साइज छोटा बड़ा आपके उसके एंगल पे और आप उसके मेजरमेंट पे एक्स एंड वाई एक्सिस के पॉइंट्स पे आपको डिपेंड करेगा। The scaling is a transformation alter the size of an object. It is alter the size. Scaling of a polygon requires the multiplying a coordinate value is vertex by the scaling factor to get the coordinate, that means the s and y। जैसे कि वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे ट्रांसलेशन में एंड रोटेशन में, जिसका एक आपको जो इक्वेशन मिलता था, जैसे x और y है यहाँ पे, उसके साथ आपका जो ट्रांसलेशन है टी एक्स एंड टी वाई। इसी तरह से यहाँ पे स्केलिंग का एस एक्स एंड एस वाई यहाँ पे एक तरह से मेजरमेंट कर लिए। ये इक्वेशन आप डिपेंड करता है कि एक्सिस पे कौन सा रख सकते हो। यहाँ पे एक्स एंड वाई का बात इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग एक्सिस को जो फॉलो करते हैं हमेशा एक्स एंड वाई के ही, जो एक्स होता है आपका हॉरिजॉन्टल एंड वाई होता है वर्टिकल। तो उसको कुछ चेंज करेंगे तो उसमें कुछ सम चेंज आएगा तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग एक्स डैश या वाई डैश, एक्स वन, वाई वन, एक्स टू, वाई टू, व्हाटएवर वी अबाउट वी विल प्रोड्यूस द अबाउट दीज थिंग्स। यानी जो इसका साइज होगा, जैसे लेस देन 0 ऑफ द एस एक्स, जो आप साइज का जो चेंजेस करेंगे, या आपका जो एस वाई से 1 से कम होगा, दैट मीन साइज डिक्रीज होना, साइज इंक्रीज होगा। तो आपका जो लेस देन होगा तो मतलब कि जो साइज इक्वल है, तो इस साइज का जो वैल्यूज है जो भी, इससे जो डिक्रीज होगा तो कहने का मतलब है ये साइज डाउन फॉरवर्ड में जा रहा है, लेस देन होगा अबाउट द ओरिजिनल साइज। और जब ये इंक्रीज होगा तो ये मालूम होगा कि ये जो साइज है आपका ऑब्जेक्ट्स का, ये इंक्रीज हो रहा फ्रॉम द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स। इस तरीके से आप ये समझ सकते हो। अगर अदरवाइज एक सेम साइज यहाँ पे है और वो ट्रांसलेट करने के बाद अगर सेम साइज होगा तो जो उसकी वैल्यूज होगी एस एक्स एंड एक्स वाई की, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन वो सेम रहेगा, मतलब उसका स्केलिंग पॉइंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और अगर इसके मैट्रिक्स फॉर्म में बात करें हम लोग 2D मैट्रिक्स फॉर्म में, तो जिस तरीके से हम लोग वहाँ पर 1 एंड 0 की बात करें तो 1 0 0 1, तो मतलब एक्स एक्सिस को मूव कर रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस कुछ वैल्यूज पे पुट करेगा, वाई पे नहीं करेगा, तो फिर ये एक्स पे मूव नहीं करेगा क्योंकि ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स वाई पे मूव करेगा। तो यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे टी एक्स को भी लिख दोगे टी एक्स एंड यहाँ पे टी वाई, तो इस तरीके से समझेगा कि एक्स वन एस एक्स एंड एक्स वाई, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0, इस तरीके से आपका सेम ये काम है।
और जो आपका पी डैश, जैसे कि वहाँ पे आपका था पी डैश इज इक्वल टू पी इंटू टी, पी प्लस टी, तो यहाँ पे जो आपका पी डैश होगा एस इंटू पी, इस तरीके से आपका वर्क करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल्स में ऑलरेडी बताया, ये आपका मान लीजिए कि ये एक स्क्रीन है, स्क्रीन के साथ ये ओरिजिनल इमेजेस जो आपका ये है, इसके साथ कुछ चेंज होगा, चेंज में हल्का सा यहाँ पे स्लाइटली यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे इमेज का साइज, इस तरीके से आपका स्केलिंग काम करता है आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका ये जो ओरिजिनल इमेजेस है ये कुछ ज़्यादा पहले है, उसके बाद ये छोटा सा ये डिडक्ट हो जाता है, मतलब कि ये डिक्रीज हो जाता है इसके साइज के साथ। और नेक्स्ट है आपका ये ओरिजिनल जो आपका थोड़ा सा ये घर बना हुआ है, तो ये एक छोटे साइज में और इसका भी सेम पोजीशन पे है, ऑब्जेक्ट आफ्टर स्केलिंग इन एक्स डायरेक्शन, मतलब कि आपका ये पोजीशन है सेम है, बस यहाँ पे जो क्या है एक्स डायरेक्शन के साथ मूव किया। मान लो कि यहाँ पे इसका पोजीशन है 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, मान लो ये 3 है, तो 1 और 3 के बीच में ये हेड बना हुआ है, लेकिन ये जो 1 मान लो ये है और ये यहाँ पे 3 होना चाहिए था, लेकिन इसके साथ यहाँ पे 5, तो मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इसका साइज चेंज हुआ, लेकिन ये जो पोजीशन ये और ये वो था सेम, तो एक्स डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट चेंज हुआ। अब चाहो तो इसको वाई डायरेक्शन में भी चेंज कर सकते हो, तो वाई डायरेक्शन में कैसे चेंज हुआ, तो वाई एंगल पे ले जाएंगे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे इसका ये 1 है और ये जो फाइनल ये बनेगा 4 या 5, मान लो 5 है, तो यहाँ पे भी इसका 1 है, लेकिन जो इसका साइज यहाँ तक आएगा मान लो कि ये 6 हो गया, तो जो इसका डायरेक्शन चेंज होगा यहाँ तक आना चाहिए था इसका साइज, लेकिन यहाँ से एक साइज इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स वाई डायरेक्शन में इसको चेंज किया गया। इस तरीके से आपका स्केलिंग का मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है ये काम करता है। आपको ट्रांसलेशन अगर अच्छे से समझ में आया तो स्केलिंग आसानी से समझ में आएगा। सेम काम है, बस इसमें जो साइज के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का काम रहता है, और जो ट्रांसलेशन में क्या रहता है आपका बस एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन चेंजेस रहता है, बाकी वर्किंग कंडीशन जो होता है वो एक ही रहता है। बस इसमें ध्यान रखना पड़ता है इसका साइज किस तरीके से आप चेंज कर रहे हो। और जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, स्केल द पॉलीगन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ए बी सी of unit by 2 units in x direction and 3 units by the y direction। सेम हम लोग ऊपर जहाँ पे देखे थे, जैसे कि यहाँ पे p डैश का वैल्यू है s एंड p, इस तरीके से, तो p की जो वैल्यूज है यहाँ पे क्या है, मान लो p यहाँ पे a है, a के अंदर क्या है आपका 2 और 5 है, और जो x मूव होगा इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है a ऑफ 2 5 x y भी ले लिए x डैश, तो x sx जो होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे sx था और यहाँ पे sy, तो sx यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x डायरेक्शन 2 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, और जो यहाँ पे मूव होगा 1 मिनट आई एम चेकिंग, नो ऐसे यहाँ पे ये इस तरीके से होता है, जैसे 2 और 5 है, 2 और 5 की जो वैल्यूज यहाँ पे x y पे है, जैसे कि ऊपर में आपका यहाँ पे फॉर्मूला जैसे यहाँ पे बताया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे इस तरह से बताया हुआ, जो p की वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ होगा और x को आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो इसको निकालने के लिए आप यहाँ पर आपका जो वैल्यूज दिया होगा a में, a दिया हुआ है 2 और 5, जो आपका 2x में होगा y, और इसके साथ जो मूव होगा क्या होगा 2 यूनिट के साथ x एक्सिस चेंज होगा डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, y के साथ 3, तो यहाँ पर जो आपका वैल्यूज निकलेगा 2:2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3:5, जैसे कि इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहाँ पे 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जैसे 4 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा, और इसके साथ फिर 5 को यहाँ पे 0 करेंगे और यहाँ पे 5 × 3, तो इस तरीके से जब आएगा तो इसको फाइनली आप यहाँ पे 4 और 15 के साथ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 0 का कोई मीनिंग नहीं होता यहाँ पे इस तरीके से समझने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। b के साथ क्या, यहाँ पे b है 7 और 10, यहाँ पे 2 और 3 मूव होगा, तो सिर्फ चेंजेस क्या होगा यहाँ पे x और y यहाँ पे चेंज है, इसके साथ क्या होगा 7 × 4 2 × 14 एंड 10 × 3 30, इस तरीके से आपका जो वैल्यूज होगा चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे भी है, इस तरीके से यहाँ चेंज हो गया। a की वैल्यूज क्या है, a की वैल्यूज है यहाँ पे 2 यहाँ पे और यहाँ पे 5, तो मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसा एंगल कुछ यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, और जब वो इंक्रीज होता है 4 और 15 के साथ, यहाँ पे 4
वाले 2, यहाँ 4 और यहाँ इसका 15। तो यहाँ जो जाएगा साइज यहाँ पे इस तरीके से इसको चेंज किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे मूव होगा। मूव होने के साथ कुछ जो इसका साइज होगा इस साइज में भी कुछ इंक्रीमेंट आएगा। डिपेंड करेगा कि इसका साइज यहाँ पे SX का क्या साइज यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्लियर है?